नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दृष्टि वाईएनआर पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा कि इतिहास क्या है और इतिहास को पढ़ना क्यों के लिए और क्या महत्व है इतिहास का हम सबके जीवन में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत क्या है और ओपेरिन का सिद्धांत क्या कहता है। ओपेरिन के सिद्धांत को व्यवहारिक आधार देने में स्टेनले और मिलर का क्या योगदान है। इसके अलावा लैमेत्रे का वंशागति सिद्धांत है, विकासात्मक सिद्धांत को जानेंगे, मानव विकास को भी समझेंगे। ये 2-3 वीडियो में कोशिश करेंगे हम इसको कंप्लीट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पुराने दिनों में लोगों का मानना था कि ब्रह्मांड और उस पर जीवन ईश्वर की रचना का एक कार्य और परिणाम था। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। शुरुआती वैज्ञानिकों और यूनानियों का मानना था कि पृथ्वी पर जीवन कभी भी पृथ्वी पर ही शुरू नहीं हुआ है। उनका मानना था कि ये बाहरी अंतरिक्ष में कहीं और से आया और उन्होंने इस घटना को नाम दिया पैनस्पर्मिया का। तो अगर हम धर्मों की बात करें तो आज भी विभिन्न धर्मों में लोग यही मानते हैं कि जो सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मांड की रचना हुई, किसी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा की गई। लेकिन वैज्ञानिक इन बातों को नहीं मानते। वो अन्वेषण करने के बाद तथ्य जो इकट्ठा करते हैं, कहने का अर्थ ये है कि रिसर्च करने के बाद जो सामने आता है वो ही वो एक्सेप्ट कर व्यवहारिक रूप। तो आगे बढ़ें तो हम देख पा रहे हैं जैसे कि तारा, जैसे जिसको हम अग्निपिंड भी कह सकते हैं, सूरज होता है। तो ऐसे बहुत सारे सूर्य जो हैं वो ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। तो ये इनमें ब्लास्ट कैसे होता है, इस कण बिखर जाते हैं, फिर किस तरह से इलेक्ट्रॉन बनते हैं, न्यूट्रॉन बनते हैं। दरअसल होता क्या है, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जो है कण जो हैं आकाशीय पिंड बिखरे हुए हैं और धीरे धीरे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उनमें एक दबाव बनता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण होता है और धीरे धीरे वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है गुरुत्वाकर्षण निर्माण करते हैं उस उनके अंदर, और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है एक हाइड्रोजन का निर्माण होता है। और हाइड्रोजन के समस्थानिक जैसे जैसे जुड़ने शुरू होते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं। और ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है धीरे धीरे इतनी ऊर्जा इसमें भर देती है, इतनी एनर्जी इसके अंदर भर देती है। फिर लाखों करोड़ों साल की प्रक्रिया में, ये करोड़ों साल बाद जो है ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन उसके अंदर होता है, एक विस्फोट उसके अंदर होता है। इसको हम बिग बैंग थ्योरी कह देते हैं। उसको वैज्ञानिक भाषा में बिग बैंग बोला, जो कि जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा ये 27 में ये नाम दिया गया था कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वो बिग बैंग से ही हुई है। तो ये भी एक ब्लास्ट से ही, एक न्यूक्लियर फ्यूजन से ही जो है कण बिखरते हैं एक तारे के, और फिर ये दोबारा फिर मिलना शुरू हो जाते हैं। एक साइकिल है, दोबारा फिर मिलना शुरू हो जाते हैं इसी प्रक्रिया से, और फिर सूरज का निर्माण होता है, फिर एक तारे। ऐसे ही इसी प्रक्रिया में हमारे सूर्य का भी निर्माण हुआ। और धीरे धीरे जब वो कण आपस में मिले तो उसके बाद फिर इसके चारों ओर ग्रहों का भी निर्माण हुआ, और एक निश्चित स्थान पर आकर के वो ग्रह जो है इसका चक्कर लगाना शुरू। उसकी वजह ये है कि सूर्य का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ग्रहों का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक निश्चित स्थान पर जो है वो करके रुक गए, और उसी कक्षा में वो सही चक्कर ये हो सकता है आने वाले करोड़ों साल तक या लाखों साल यही चलता, जब तक ये जो सूर्य हमारा सूर्य है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन या कहें कि एक ब्लास्ट नहीं। तो ये जो है एक साइकिल है कि एक ब्लास्ट होने के बाद कण बिखरते हैं और जो परमाणु बनते हैं उन परमाणुओं में दबाव बढ़ना शुरू होता है और ये बड़े होना शुरू हो जाते हैं, और इनमें गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है, जिससे हाइड्रोजन और उसके समस्थानिक जो है हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन बोल देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो 450 करोड़ साल पहले एक चट्टान का विशाल गोला एक तारे का चक्कर लगा रहा। इस पर कोई जीवन नहीं था, चट्टानों की बारिश हो रही थी, अर्थात आकाशीय पिंड इसके ऊपर गिर रहे थे। ऐसे ही थिया नामक ग्रह भी पृथ्वी से टकराया। थिया जो ग्रह है ये मंगल और पृथ्वी के बीच में हुआ करता था, और 450 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी से ये टकराया तो पृथ्वी के जो कण थे वो अंतरिक्ष में फैल गए, और इन कणों का दोबारा फिर मिलना से शुरुआत हुई हमारे एक उपग्रह की, जिसको हम आज चांद कहते हैं। इस गोले ने ग्रह का रूप लिया, इसका एक उपग्रह बना चांद। पृथ्वी का तापमान उस समय में बहुत ज़्यादा था, और एक लावा जो है इसकी सतह पे फैला हुआ था। 1900 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है उस समय में। 380 करोड़ साल पहले इस पर आग के गोलों की बरसात हुई। इन हजारों उल्कापिंडों में जमी हुई थी बर्फ, और उल्कापिंडों से महासागर बने धरती की सतह पर। जो खनिज तत्व हैं वो इन्हीं उल्कापिंडों से निकले हुए हैं। आज भी जो हम खनिज तत्व निकाल, सागरों से हों चाहे वो स्थलीय भाग से हों, वो सब उल्कापिंडों की ही देन है।
यह उल्कापिंड 20 मिलियन साल तक गिरते रहे, इसलिए महासागरों में इतना पानी है। इनकी वजह से पृथ्वी पर नाइट्रोजन आई, लेकिन जीवन फिर भी नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। तो उस समय में ऑक्सीजन नहीं थी, नाइट्रोजन बनी और जीवन भी उभरा उस समय में। लेकिन धीरे धीरे जो जीव पनपे वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो गए। तो ऐसा कई बार हुआ, ऑक्सीजन नहीं थी, उसके ना होने के बावजूद भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया पैदा हुए। गर्म झरने के उबलते पानी में, ज्वालामुखी छिद्रों के पास, अधिक तापमान में, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया पाए गए। इन अवशेषों को आर्क बैक्टीरिया कहा गया। ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है प्राचीन जीव। सबसे प्राचीन आरंभिक जीव मैथनोजीन्स बैक्टीरिया का अध्ययन भी किया गया। ये सरल संरचना वाले, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जीवित रह पाते हैं। इनमें डीएनए, वसायुक्त कोशिका भित्ति, बाह्य कोशिका भित्ति भी होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि उस समय में भी जीवन उभरा, कुछ बैक्टीरिया पैदा हुए, लेकिन समय के साथ वो खत्म हो गए। 350 करोड़ साल पहले उल्कापिंड जो अपने साथ खनिज, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड लाए, उसके बाद समुद्र की गहराई में जीवन का नया बीज दोबारा फिर पड़ा। मिनरल प्लस केमिकल में से जीवन बना। पहले एक कोशिकाएं जीव, जिन्हें बैक्टीरिया कहा जा सकता है, और 320 करोड़ साल पहले ये बैक्टीरिया इतने बढ़ गए कि जुड़कर पत्थरों जैसे बन गए, और ये सूर्य की रोशनी में भोजन बनाते थे। इनसे ऑक्सीजन बननी शुरू हुई। सबसे जरूरी बात कि 2 अरब सालों तक वायुमंडल और धरती पर ऑक्सीजन बढ़ती रही, लेकिन फिर भी जीवन नहीं था। ये जीव जो है बड़े ज़रूर थे, लेकिन धीरे धीरे ये ऑक्सीजन की वजह से ही ख़त्म हो गए। ये ऑक्सीजन से ही बने और मल के रूप में ये ऑक्सीजन ही बाहर निकल। लेकिन बहुत लाखों सालों की प्रक्रिया में ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा हो गई पृथ्वी के ऊपर कि यही इनकी मौत का कारण भी। हलचल फिर हुई। 250 करोड़ साल पहले एक दिन 18 घंटे का होता था। ऑक्सीजन अधिक हुई और ये जीव मरने लगे। और पानी के साथ साथ उस समय में आयरन ने प्रतिक्रिया, आयरन के साथ साथ और भी जो खनिज थे जल के साथ और उस समय में धरती लाल हो गई, टेक्टोनिक प्लेट में दरारें हुई और हजारों साल तक लावा बाहर आता रहा। धीरे धीरे, जैसे कि मैंने कहा कि एसिड ट्रेन जब होती थी, बार बार आइस एज आता था पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी की जो सतह थी, क्योंकि समुंदर बन गए थे, महासागर बन गए, तो वो ऊपरी सतह ठंडी होनी शुरू हो गई थी। और जो लावा उबल रहा था पृथ्वी की ऊपरी सतह पे, वो धीरे धीरे इस लाखों साल की प्रक्रिया में वो पृथ्वी के कोर में जमा हो। अब वो बाहर आया तो ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता था। 75 करोड़ साल पहले धरती 2 भागों में जब बंट गई, ज्वालामुखी विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और बादलों से अम्लीय वर्षा। उस समय में ज्वालामुखी, हजारों ज्वालामुखी जो है फटने लगे और धीरे धीरे जो है अम्लीय वर्षा भी होने लगी। धरती पर वायुमंडल में जमा CO2 धरती पर चट्टानों के रूप में जमा हो गई, और वायुमंडल सूर्य की गर्मी नहीं रोक सकता था। अब आइस एज बना। ऐसा कई बार घटा, जब जब अम्लीय वर्षा शुरू हुई और तब तब आइस एज आया। ऐसा कई बार हुआ धरती पर। 54 करोड़ साल पहले धरती का सारा बर्फ पिघल चुका था, और ये कोशिकाएं कई तरह के जीवों, समुद्री पौधे, समुद्री जीव विकसित हो चुके थे। मल्टी सेलुलर प्रजाति थे जो कि एक कोशिकाएं जीवों से विकसित हुई थी। इन्हें पिकाया कहा जाता है, और मोसोस नामक पौधे भी उन्हें शुरू हुए थे। बात है लगभग 50 करोड़ साल पहले की, जब पृथ्वी पर जो है सारा बर्फ पिघल चुका था और बहुत सारे समुद्री जीव है उभरने शुरू हो गए। ऐसे में ये जो पिकाया जीव है, ये एक खास गुण था इसमें, इसके शरीर में, वो था इनकी रीढ़ की हड्डी। आगे चलकर यही विशेषता हमें भी मिलने वाली थी। और समंदर में एक मछली थी, एक टैलीक। ये समंदर से बाहर आई और ज़मीन पर 1.5 करोड़ साल के समय चक्कर पार करके ये पूरी तरह मिनी जानवर में तब्दील हो चुके थे। इनको नाम दिया जाता है टेट्रापोड्स। ये टेट्रापोड्स कहलाए। यह जीव आगे चलकर डायनासोर, मैमल, पक्षी और फिर इंसानों के रूप में विकसित होने वाले थे। 36 करोड़ साल पहले धरती पर फिर से ज्वालामुखी विस्फोटों से धरती का तापमान इतना बढ़ा कि सब खत्म हो गया। कुछ 5% जीव ही बचे। उन्होंने गर्मी से बचने के लिए धरती के अंदर रहना शुरू कर दिया। 20 करोड़ साल पहले धरती पर नए पेड़ पौधे आए, और 5% बचे हुए जीव विकसित होकर नई प्रजाति बन चुके। डायनासोर रेंगने वाले जीवों से बने थे। करीब 11 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर रहे, लेकिन ये कैसे खत्म हुए? 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम विकसित हुआ, और यह चूहे जैसी प्रजाति भी विकसित हुई, जिन्हें मैमल या स्तनपायी जीव कहते हैं। और इसी दौरान एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी की सतह पर गिरा। लगभग 70,000 किलोमीटर की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। घर्षण के कारण ही आग के गोले में ये बदल जाता है। ये जमीन से टकराया, जिसकी धूल आसमान में पहुंची। रेडिएशन से सभी जीव उस समय में राख हो गए। गर्मी के कारण बादलों का जल भाप बन गया। धूल और पत्थर के कण आग
जो है आग के रूप में धरती पर बरसने लगे। कई सालों तक धरती पर सूर्य की रोशनी ही नहीं पहुंच पाई। डायनासोर सब खत्म हो गए, बस बचे थे तो मैमल। लाखों साल बाद ये कई तरह की प्रजाति में विकसित हो गए। धरती की प्लेट में हलचल हुई जिससे नई भूश्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। पर्वत बने और वो जो बचे थे धरती के अंदर, 4.7 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण आज जैसा जब हो गया तो एक नए भूभाग की रचना हुई। महाद्वीप बन चुके थे। पेंजिया महाद्वीप का निर्माण हुआ और अफ्रीका से अलग होकर ये तिब्बत से जब टकराया, उससे एक नई से पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे आज हम हिमालय कहते हैं। जैसा कि आप पढ़ते हैं, हैरी हैस का एक सिद्धांत है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। उसमें यही बताया गया है कि पेंजिया महाद्वीप से अफ्रीकन प्लेट इस तरह से अलग होकर जब तिब्बत से टकराई, इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। वो सब हम जानेंगे जब हम भूगोल शुरुआत करेंगे। एक एक उत्पत्ति कैसे हुई, वो सब सिद्धांत, कोबर का भूसंनीति सिद्धांत, ये सब हम उसमें हम जानेंगे विस्तार से। इस पर्वत श्रृंखला की बर्फ ने बहुत सारी नदियां बनाई। धरती पर तब भी मनुष्य नहीं थे। 50-60 लाख साल पहले अफ्रीका के इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं। यह पर्वत श्रृंखला मानसून हवाओं के लिए रुकावट बन गई, जिसके कारण यहाँ के जंगलों में बारिश होना बंद हो गई। इन्हीं जंगलों में रहते थे कपी मानव यानी एप, जो खाने की तलाश में वृक्षों से नीचे उतरे और कई हजार सालों में ये दो पैरों पर चलना शुरू हुए। का दिमाग भी विकसित होने लगा। इस तरह हमारे पूर्वज विकसित होकर सभ्यता का निर्माण कर पाए। हर प्रजाति में विकास की दर अलग होती है। हो सकता है मानव में ये दर तेज हो, अन्य प्रजातियों में बहुत धीमी। हो सकता है कुछ लाखों वर्षों के बाद ये सब भी मनुष्य के रूप में विकसित हो जाएं, लेकिन तब तक मनुष्य का भी तो विकास होता रहेगा। तो ये जो है, थोड़ा इन शॉर्ट मैंने ये सब चीज़ों को आपको बताया है। विस्तार से जो है हम इसको भूगोल में समझेंगे जब हम अलग अलग महाकल्प को, कल्प को, युगों को जब हम जानेंगे कि किस कल्प में किस जीव की उत्पत्ति हुई, तो किस युग में किस जीव की उत्पत्ति हुई और कितने साल जिंदा रहा। और सौरमंडल के बारे में भी मैंने यहाँ पे खास ज़्यादा जिक्र नहीं किया। तारों का निर्माण कैसे होता है, तारा नेबुला कैसे बनता है, वाइट ड्वार्फ कैसे बनता है, ब्लैक होल क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है। बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। जो आंतरिक संरचना है सूर्य की वो कैसी होती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना अपने आप में एक चैप्टर है भूगोल, वो हम जानेंगे। हिमालय की संरचना के बारे में हम यहाँ पे हम सब बातों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये मैंने थोड़ा इन शॉर्ट किया है चीज़ों। और क्योंकि आगे हमने मानव विकास को पढ़ना, थोड़ा आधार आप बन जाए इसके लिए, उस चैप्टर के लिए, इस वजह से मैंने ये सब आप आगे हम शुरुआत करेंगे फिर। और इस वीडियो में ना ही हम जानेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें जानेंगे कि अलग अलग जो थ्योरी दी गई हैं, अलग अलग सिद्धांत जो दिए गए हैं, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है उसके बारे में जान, और ओपेरिन के सिद्धांत के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।